नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में बात किसानों के नाम पर हो रही सियासत की। किसान खेत में है व्यस्त, तो क्या मानते हैं आप? तेजस्वी यादव कभी खेत पे आए हैं? उनको खेती क्या होता है पता है? कभी तो खेत पे आए नहीं है। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। धूप क्या होती है, वर्षा क्या होती है, ठंड क्या होती है, कभी उन्होंने महसूस किया? विपक्ष सियासत में है मस्त। अन्नदाताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो एमएसपी मिलना चाहिए, वो इस कोई कानून में, तीनों कानून में नहीं है, उसका जिक्र नहीं है। किसानों को नहीं है सियासत से वास्ता। मानो उसमें शामिल हुई है काफी? नहीं, किसान को फुर्सत नहीं है अपने काम धंधे से। हम लोग खेती करते हैं, अपना समय पर पानी डालते हैं, खेती खाद डालते हैं। हम लोग क्यों होंगे? वो लोग का तो अपना राजनीति है, तो अपना मानव श्रृंखला निकाले, जो भी निकाले उससे हम लोग को थोड़ी मतलब है। तेजस्वी का नहीं है खेती से कोई नाता। बरगला रहे हैं किसानों को। वो तो अपना राजनीति कर रहे हैं, तो थोड़े किसान के लिए कर रहे हैं। वो तो किसी पार्टी का नेता है, किसान नेता तो है नहीं। खेत में किसान, तेजस्वी क्यों परेशान? वो खुद खेत पर कभी नहीं आ जाते हैं तो क्या बताएंगे। सियासी दुकान के लिए याद आ गए किसान। तो किसानों के मुद्दे पर महागठबंधन सड़क पर उतरने की तैयारी में है और महागठबंधन आज मानव श्रृंखला बनाएगा। हालांकि श्रृंखला से पहले ही इस पर सियासत तेज है। महागठबंधन की मानव श्रृंखला, किसानों के नाम पर सियासत, सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी, नए कृषि कानून के खिलाफ खूब सियासत हो रही है। बिहार में किसान खेत में हैं, लेकिन नेता सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। किसानों के नाम पर मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। खुद को किसानों का हितैषी साबित करने की होड़ है। 30 जनवरी को महागठबंधन के नेता सड़कों पर उतरेंगे। पहले जानते हैं कि विपक्ष का कार्यक्रम क्या है। दोपहर 12 बजे मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए ये श्रृंखला बनाई जा रही है। सरकार के खिलाफ महागठबंधन के नेता मोर्चाबंदी करेंगे। किसान के साथ ही बेरोजगारों और छात्रों से भी साथ देने की अपील की गई है। अन्नदाताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो एमएसपी मिलना चाहिए, वो इस कोई कानून में, तीनों कानून में नहीं है, उसका जिक्र नहीं है। ये पूरा कानून जो है अन्नदाताओं के लिए नहीं, बल्कि फंड दाताओं के लिए। महागठबंधन के सभी साथी पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप चुप क्यों हैं? कृषि बिल को लेकर के आप मौन क्यों हैं? इधर सत्ता पक्ष ने महागठबंधन के मानव श्रृंखला पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस किसान आंदोलन के नाम पर खेल कर रही है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और पूरी साजिश वहां से हो रही है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नौकरी के लिए जमीन लेने वाला किसानों का हितैषी कैसे हो सकता है। लाल किला के प्राचीर पर जाकर जहां भारत का तिरंगा फहराया जाता, वहां पर झंडा फहरा दिया और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि विपक्ष के नेता इंतजार कर रहे थे कि वहां पर ये सब घटना घटेगी, गोली चलेगी, लाश गिरेगी और लाश पर ये लोग आकर आंसू बहाकर मातम करके फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करेंगे। कि मानव श्रृंखला की बात वैसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपने नाम पर तो अपने कार्यकाल में नौकरी के नाम पर किसानों की जमीन लिखवा ली। अपना ही नहीं बल्कि अपने नाबालिग बेटे के नाम से, जो आज विपक्ष के नेता हैं, और फर्जीवाड़ा भी उसमें हुआ। नाबालिग के नाम पर तो लिया ही, नाम भी तरुण यादव कर दिया। वैसे लोग आज किसान के नाम पर मानव श्रृंखला की बात कर रहे हैं। उधर महागठबंधन मानव श्रृंखला को पूरी तरह सफल बनाने की कोशिश में जुटा है। तेजस्वी ने महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें कांग्रेस और वाम दलों के नेता भी मौजूद रहे और मानव श्रृंखला को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और देखिए, मानव श्रृंखला से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आरजेडी ने पटना जिला प्रशासन से इस बाबत किसी तरह की अनुमति नहीं ली है। आरजेडी ने पटना जिला प्रशासन से अनुमति नहीं ली है। आरजेडी ने कोई लिखित आवेदन इस बाबत नहीं दिया है। विधि व्यवस्था की समस्या सामने आ सकती है। जिला प्रशासन ने 50 मजिस्ट्रेट की तैनाती इस बाबत फिलहाल कर दी। और सहयोगी रवीश नारायण ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। रवि, ये तमाम कवायद पहले से की जाती है ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से उस दौरान बनी रहे। क्या आरजेडी ने इसकी जरूरत नहीं समझी? बिल्कुल, ये सबसे चौंकाने वाला और सबसे बड़ा प्रश्न है। इतना बड़ा अगर आप कोई पार्टी कार्यक्रम करती है जहां पे मानव श्रृंखला लगाई जाएगी और जो दावा है कि बिहार भर में कई किलोमीटर जो है, हजारों किलोमीटर की हमारी यात्रा होगी, और वैसे बड़े कार्यक्रम में जिला प्रशासन से कोई अनुमति लेने की जरूरत आखिर क्यों नहीं समझी गई? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ सकती है, रोड जाम की समस्या आ सकती है, और अनुमति लेने के बाद जो प्रशासन है वो मुहैया करवाती है, पुलिस फोर्स लगाती है, उस अनुसार जो है सारा कुछ तय करती है, विधि व्यवस्था संचालित करती है। लेकिन अगर इसकी अनुमति नहीं ली गई है तो पुलिस उस रवि, अगर विधि व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या पैदा होती है तो क्या इसकी जिम्मेदारी होगी? और ऐसे समय पे जब अनुमति नहीं ली गई है विभाग और विधि व्यवस्था से संबंधित कोई भी अगर समस्या आती है तो सारी की सारी जिम्मेदारी है वो आरजेडी को ही लेनी पड़ेगी। और एहतियातन के तौर पे जिला प्रशासन ने 50 मजिस्ट्रेट भले ही तैनात किए हैं, लेकिन उनका कहना है कि इंतजार कर रहे हैं, अगर मानव श्रृंखला बिना इजाजत लगाई जाएगी तो जिला प्रशासन के द्वारा उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश नारायण तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आरजेडी की तरफ से आज मानव श्रृंखला बनाई जानी है किसानों के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर ये मानव श्रृंखला। लेकिन इसके लिए जो तमाम कवायदें पहले से विधि व्यवस्था के मद्देनजर होनी चाहिए वो आरजेडी की तरफ से नहीं ली गई। और सीधे तौर पर क्या ये माना जाए कि यहां पर किसी न किसी परेशानी को खड़ी करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जाए? विपक्ष खासकर आरजेडी की मानव श्रृंखला पर पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने सवाल उठाए हैं। मांझी ने अपने ट्वीट के जरिए ये तमाम सवाल सामने रखे हैं। नौकरी और टिकट के लिए जिन नेताओं ने किसानों से जमीन लिखवा ली, अगर उनसे किसानों की जमीन महागठबंधन के लोग वापस करवा दें तो मैं भी इस मानव श्रृंखला में शामिल होने पर विचार कर सकता हूं। घोर कलयुग आ गया है। नौकरी और टिकट के लिए किसानों की जमीन लिखवाने वाले भी किसानों को न्याय दिलवाने की बात कर रहे हैं। और अब बात न्यूज 18 के खबर के असर की। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद दानापुर से फर्जी डॉक्टर जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयप्रकाश पर एम्स में इलाज के नाम पर ठगी का आरोप है। सफेद कोट की आड़ में काला खेल। पटना में फर्जी डॉक्टर से सावधान। गौर से देखिए इस पोस्टर को, जिसमें जयप्रकाश नाम का ठग खुद को डॉक्टर बता रहा है। इस पोस्टर में यह बता रहा है कि वो पहले किन किन अस्पतालों में सेवा दे चुका है, ताकि किसी को भी भरोसा हो जाए। फर्जी डॉक्टर की इस मकड़जाल में फंस गई रोहतास की रहने वाली साक्षी गुप्ता, जिससे जयप्रकाश नाम के फर्जी डॉक्टर ने उनके पिता के इलाज के नाम पर 40,900 रुपए ऐंठ लिए। यकीन ना हो तो आप खुद ही सुन लीजिए। की हालत खराब थी और हमें नंबर मिला डॉक्टर जयप्रकाश का, ये बोल के कि वो पारस हॉस्पिटल में काम करते हैं और मदद कर सकते हैं इलाज करवाने में। उसने शुरू में मदद की, कुछ फोटोज भेजी और फिर उसके बाद उसने बोला कि कुछ दवाइयाँ नहीं है, उसके आपको बाहर से पैसे देने होंगे, और ऐसा करके उसने 40,900 रुपये हमसे ठग लिया। मैंने इसके खिलाफ पीएमओ में कंप्लेन की और फिर उसका रिप्लाई मुझे आया, दिन अब FIR लॉन्च हुई है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। एम्स अस्पताल से निकले इस वीडियो में कई सवाल छुपे हुए हैं। जो मरीज तस्वीर में दिखाई दे रहा है वो साक्षी गुप्ता के पिता लाल बाबू हैं। लाल बाबू अब इस दुनिया में नहीं है। कोरोना या फिर यूं कहें कि फर्जीवाड़े के चक्रव्यूह में फंसकर इनकी मौत हो चुकी है।
ये पूरा मामला 6 महीने पहले यानी जुलाई महीने का है, जब साक्षी गुप्ता ने कोरोना से पीड़ित अपने पिता को एम्स में भर्ती कराया था। पिता को अस्पताल में भर्ती करने के महज 1 दिन बाद ही साक्षी की मुलाकात जयप्रकाश नामक शख्स से होती है, जो अपने आप को एम्स का चिकित्सक बताता है। नियम के मुताबिक कोरोना वार्ड में मरीज के अलावे परिजनों के जाने की इजाजत नहीं होती है। इसी का फायदा जयप्रकाश नामक शख्स ने उठा लिया। पिता की मौत के बाद पूरी तरह से टूट चुकी साक्षी ने पीएम मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को ट्वीट कर पूरे मामले की जानकारी दी। ट्वीट के जरिए पीएमओ तक अपनी बात पहुंचाई। साक्षी के ट्वीट का पीएम और हेल्थ डिपार्टमेंट से रिस्पांस भी मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे मामले पर एम्स को जांच का आदेश भी दिया। तब जाकर फुलवारी शरीफ थाने में फर्जी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। हाँ, फिर SHO एम्स ने बोला कि वो हमारे अंदर का नहीं है, तो मैंने बोला कि आखिर फोटो कैसे भेजा, तो उसका जवाब नहीं दे पाए। अब सवाल उठता है कि पटना एम्स में कैसे घुसा फर्जी डॉक्टर। कोरोना वार्ड में फर्जी डॉक्टर ने कैसे एंट्री ले ली। कोरोना मरीज का फोटो किसने लिया। परिजनों से वीडियो कॉलिंग कैसे मुमकिन हुआ। जाहिर है इन तमाम सवालों का पुख्ता जवाब एम्स प्रबंधन के पास भी नहीं है। एक्चुअली क्या था कि कोरोना काल में चूँकि पेशेंट के अटेंडेंट अलाउड नहीं थे, तो यहाँ से जो हमारे एम्प्लॉई हैं या डॉक्टर्स हैं, उनसे लोग पेशेंट के जो तीमारदार हैं या उनके जानने वाले हैं, तो कोई भी रिक्वेस्ट करके कुछ जानकारी बाहर मांग रहा था कि हमारे पेशेंट की स्थिति आज कैसी है, क्या हो रहा है, इस तरीके से। तो इस तरह से कोई भी ये बहुत कॉमन रहा है और पूरे समय हो रहा है, अभी आज भी हो रहा है कि आदमी फ़ोन करता है, सर मेरा पेशेंट यहाँ पे भर्ती है, उसके बारे में मुझे बता दीजिए कि उसका क्या स्टेटस है। तो ये स्टेटस उस पेशेंट के बारे में भी बताया गया जिसका कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। चारों तरफ गार्ड के घेरे में एम्स रहता है, लेकिन इसके अंदर कोई फर्जी चिकित्सक कैसे प्रवेश करता है, कैसे मरीज के परिजनों को गुमराह करता है, कैसे वीडियो कॉल करता है, कैसे तस्वीर को शेयर करता है, और आखिरकार मरीज की जब मौत हो जाती है तब फर्जी चिकित्सक फरार हो जाता है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गुमला में सरकार के तमाम दावों के बाद भी ब्लॉक और अंचल कार्यालयों में बाबुओं के मनमाने रवैये अभी भी जारी हैं। इससे जरूरी काम लेकर ऑफिस पहुंचने वाली जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आखिर ऑफिस में काम करने वाले लोग समय के कितने पाबंद हैं और कर्मचारियों की मनमानी से लोगों को कितनी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है, इसका गुमला में जायजा लिया संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने। आमतौर पर झारखंड के सभी अंचल और ब्लॉक कार्यालयों में देखा यह जाता है कि लोग सुबह से ही कार्यालय में आने को मजबूर होते हैं, लेकिन कभी साहब नहीं मिलते हैं तो कभी कर्मी नहीं मिल पाते हैं। अभी हम मौजूद हैं सदर ब्लॉक अंचल में। आप देख सकते हैं कि परिसर में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई एक्टिविटी बहुत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। हालांकि स्पष्ट है कि हम जो तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, हम न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर ज़मीनी हकीकत को जाँच करने की कोशिश कर रही है कि आखिर में कर्मचारी और पदाधिकारियों से जो मिलने जो लोग समस्या को लेकर आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो पाएगा। कहावत ये कहा जाता है कि 12 बजे तक लेट नहीं और 2 बजे के बाद भेंट नहीं। वो कहावत कहीं ना कहीं ये लागू होती है। कर्मी जिस तरह से 2-3 लोगों से हमने बात किया, वो भी स्पष्ट बताया। तो ये अंचल कार्यालय का ये नज़ारा है। क्या काम है? हमको ID कार्ड बनवाना है। कितने दिन से आ रही हैं आप? यहाँ तो हम कम से कम साल भर से आ रहे हैं, आजकल से नहीं। 1 साल से आ रही है? 1 साल से आ रही है। पंप वाला कृषि विभाग वाला, उसी को जमा करना है। हाँ, तो क्या हुआ, जमा हुआ? नहीं, आज बोले हैं करने के लिए। कितने दिन से दौड़ते हो? आ रहा है 3-4 दिन से। वो रसीद नहीं मिल रहा है ना, उसको पता लगाएंगे। कटाना है रसीद। कितने दिन से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? कल भी आए थे? हाँ आए थे। 2-3 दिन हो गए। एखन तक नहीं मिले। आवे जाए में कच्चा लगेगा? तब 30 रुपया रोज लगे। 30 रुपया रोज। 3 दिन हो गया, तक नहीं मिले। हम यहाँ पर वीडियो बैठे हैं, अपने चैम्बर में बैठे हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर में जो लोग आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, उसको लेकर क्या प्रयास करती हैं। मैडम, एक चीज़ जानना चाहेंगे, कई बार ये कहा जाता है कि जो लोग मिलने के लिए आते हैं उनको कर्मचारियों से मुलाकात नहीं हो पाती है। कैसी व्यवस्था आपने बना रखी है? कि मंगलवार और शुक्रवार के दिन तो सभी कर्मचारी, क्योंकि ये ऑफिस डे है, कार्यालय दिवस है, तो उस दिन सभी लोग मिलते ही हैं। बाकी दिन तो फील्ड में रहते हैं। जिनको भी मिलना है वो मंगलवार और शुक्रवार को आएंगे तो मिल जाएंगे। कर्मचारी अक्सर कभी कभी फील्ड इंस्पेक्शन में चले जाते हैं। कैंप वगैरह भी अभी फिलहाल चल रहा है और फील्ड विजिट करते हैं तो कर्मचारी कार्यालय में तो नहीं उपलब्ध होते हैं। लौट कर आते हैं तो फिर काम करते हैं। उपाय क्या है अगर कोई आता है?
अगर वो उपलब्ध नहीं है उस स्थिति में तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या तो फिर जैसे सीआई से संबंधित अगर काम है तो सीआई से मिलकर करवा सकते हैं। फर्स्ट आपने देखा कि लोगों की छोटी मोटी समस्याएं जिनका समाधान नहीं हो पाता है, और स्पष्ट कहा जाता है कि कर्मचारी और पदाधिकारी अगर अपनी जवाबदेही को सही रूप से तय नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई लोगों से हमने बातचीत किया, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि समस्याएं लेकर तो आते हैं लेकिन कर्मी से मुलाकात नहीं होने के कारण उनका काम नहीं हो पाता, जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। खबर मुंगेर से, जहां सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। परिवार नियोजन के तहत बंध्याकरण का ऑपरेशन कराने आई महिला का डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान आंख ही काट दिया। परिजनों के हंगामे के बाद अस्पताल प्रबंधन ने आनन फानन में महिला को भागलपुर रेफर किया। महिला कोतवाली थाना क्षेत्र के लाल दरवाजा की रहने वाली राजेश कुमार की पत्नी है। परिजनों ने महिला डॉक्टर निर्मला गुप्ता और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना के बाद से डॉक्टर निर्मला गुप्ता का कहीं कोई अता पता नहीं है और न ही डॉक्टर ने मरीज का हाल चाल ही लिया। ये प्रगति देवी नाम है उनका ऑपरेशन था बच्चेदानी, ये क्या करना संबंधी का ऑपरेशन कराने के लिए अंदर गई, लेकिन जब अंदर से जब हलचल महसूस हुआ तो पूछे क्या हुआ नहीं हुआ, तो कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। उसके बाद जो 1 घंटा करीबन 1 से 1.5 घंटा के बाद पेशेंट को बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद बोला गया कि हल्का सा जो है ना आंत में कट लग गया है, आपका पेशेंट थोड़ा सा सीरियस है, हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ शिफ्ट करने के दौरान फिर अंदर से कोई यहाँ पता भी नहीं, हॉस्पिटल का बहुत सारा स्टाफ है, आके आप बाहर ले जाइए, भागलपुर ले जाइए, यहाँ ले जाइए, वहाँ ले जाइए, बोलने लगा क्योंकि आपका पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस है। इस तरह ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। रांची में स्वर्ण रेखा जलापूर्ति योजना का हाल किसी से छिपा नहीं है, लेकिन गंभीर बात यह कि राजधानी के 80% इलाके में जलापूर्ति करने वाली ब्यूटी पहाड़ पंप की सुरक्षा भगवान भरोसे है। आखिर क्या है मामला, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। राजधानी रांची में स्वर्ण रेखा जलापूर्ति योजना से वाटर सप्लाई को लेकर क्वालिटी और सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। बूटी पहाड़ पर बने पंप हाउस से रांची की 80% आबादी को पानी पहुंचाया जाता है, लेकिन इस पंप हाउस की सुरक्षा को लेकर आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। 30 लाख गैलन क्षमता वाले इस पानी टंकी की सुरक्षा के लिए हर दिन 9 गार्ड की तैनाती का प्रावधान है, जिसमें हर शिफ्ट में 3 गार्ड रहना जरूरी है। लेकिन जब न्यूज़ 18 की टीम ने बूटी पहाड़ पर बने इस पंप हाउस की पड़ताल की तो सुरक्षा में भारी लापरवाही नजर आई। ये शिफ्ट में 1 गार्ड रहते हैं, मतलब टोटल 2 गार्ड है यहाँ पे। 2 गार्ड? हाँ, तो एक छुट्टी में गए हैं। और दिन भर में? दिन भर में ड्यूटी रहता है यहाँ पे। यस। तो नियम है कि एक शिफ्ट में 3 गार्ड का यहाँ पर नियम है, आप अकेले संभाले हुए हैं, क्या पूरा पहाड़ की सुरक्षा कर पाते हैं? सर अभी छुट्टी में इसलिए, मतलब गार्ड का ऐसे तो गार्ड ऊपर में तो उतना कोई ये नहीं है, मतलब कि नीचे में है और एक नीचे में गार्ड रहता है, एक गार्ड है तो अपना ये रनिंग करते रहता है, और फिर हम लोग हैं तो हम लोग भी रहते हैं तो हम लोग भी देखभाल करते रहते हैं। यहाँ पर जो है 3 गार्ड का एक शिफ्ट में प्रावधान है, तैनाती पर यहाँ पर रखा गया है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर नीचे एक ही गार्ड है। जब हमने यहाँ प्रवेश किया दूसरी गार्ड ने यहाँ पर ताला खोला और हमें ऊपर भेजा, लेकिन यहाँ पर 2 गार्ड जो यहाँ पर टंकी की जो जहाँ से जलापूर्ति जो पहाड़ पर है उसकी सुरक्षा पर जिनकी जिम्मेदारी है, दोनों गार्ड नदारद हैं, लेकिन भुगतान जो यहाँ पर है एक दिन में 9 गार्ड की तैनाती का सभी का भुगतान किया जा रहा है। स्वर्ण रेखा जलापूर्ति योजना के तहत राजधानी के 23 पंप हाउस से जलापूर्ति और सुरक्षा की जिम्मेदारी विश्वराज कंपनी की है। अधिकारी भी मानते हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनी के काम करने का तरीका सही नहीं है। गार्ड के लिए हमेशा जो एजेंसी को दी गई है, हमेशा उनको बताया रहे हैं कि एक गार्ड से जो है सो 1-2 गार्ड से संभव नहीं है, तो इन लोग बताते हैं कि नहीं हम लोग कर लेंगे, यहाँ ऑपरेटर भी हैं, सब मिल के कर रहे हैं। फिर भी हम लोग जो है सो सुरक्षा को लेकर काफ़ी तत्पर हैं। विभाग को, ऊंची बड़े पदाधिकारी को भी इस दिशा में जो है सो सूचना दिए हैं। इस संबंध में हमने उनको काफ़ी बार लिखा भी है और मौखिक रूप से कहा भी है, तो उनका जवाब तो उधर से आया नहीं है। फिर भी गार्ड की कमी तो है,
उनको पर्याप्त संख्या में रखना चाहिए। न्यूज 18 की टीम ने यहाँ पड़ताल की तो मुख्य गेट जहाँ से प्रवेश द्वार है एक ही गार्ड सुरक्षा में लगे नजर आए। जब मैंने बात की तो साफ कहा कि आज वे खुद अकेले ड्यूटी पर हैं और 2 गार्ड नदारद हैं। आप समझ सकते हैं कि कुल 9 गार्ड का भुगतान यहाँ किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग कंपनी पानी टंकी की सुरक्षा को लेकर खासकर जो बूटी पहाड़ पर है जहाँ से राजधानी रांची के 80% इलाकों में जलापूर्ति की जाती है, सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीरता बरती जा रही है आप खुद समझ सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।